यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और निर्देशन में उनके प्रेरणा से नेहरू युवा केंद्र के द्वारा 4 राज्यों के युवाओं के इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में आज यहां पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, भारत सरकार के यहां पर प्रतिनिधि के रूप में गृह मंत्रालय से उपस्थित सुश्री निष्ठा तिवारी जी, राज्य निदेशक नेहरू युवा केंद्र श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, नेहरू युवा केंद्र के सभी अधिकारीगण, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड के हमारे सभी जनजातीय युवा और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सबका उत्तर प्रदेश आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूं। जय जोहार। जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहा है और इसके लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में आपको याद होगा 15 नवंबर की तिथि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में जनजातीय दिवस के रूप में घोषित किया। यह वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष है और इसलिए इस अवसर पर नेहरू युवा केंद्र के द्वारा देश के इन युवाओं को इस विशेष प्रशिक्षण के साथ जोड़ने का जो कार्यक्रम किया जा रहा है, यह अत्यंत सराहनीय है और आप लोग मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस प्रशिक्षण शिविर का हिस्सा बन रहे हैं। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश, जैसा कि आप जानते हैं, देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। 25 करोड़ की आबादी यहां निवास करती है। 75 जनपद हैं, 18 कमिश्नरी हैं, 350 से अधिक तहसीलें हैं, 825 से अधिक यहां पे विकास खंड हैं, 17 नगर निगम हैं, 200 से अधिक नगर पालिका परिषद हैं और 400 से अधिक यहां पे नगर पंचायतें कार्य करती हैं। यह प्रकृति और परमात्मा की विशेष भूमि है। मां गंगा और यमुना इसी राज्य से बहती है और मां गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी का संगम प्रयागराज, जहां पर 13 जनवरी से 26 फरवरी तक इस सदी का महाकुंभ प्रयागराज में आयोजित होने जा रहा है। बहुत बड़ा आयोजन, यानी उसमें 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है।
भगवान विश्वनाथ का पावन धाम काशी विश्वनाथ मंदिर, ये भी उत्तर प्रदेश में है। भगवान राम की पावन जन्मभूमि, यह भी उत्तर प्रदेश में है। भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि मथुरा और उनकी पावन भूमि वृंदावन, लीला भूमि वृंदावन भी उत्तर प्रदेश में है। यानी यह परमात्मा की विशेष कृपा की भूमि है। मां विंध्यवासिनी धाम उत्तर प्रदेश में है। भारत की वैदिक कालखंड से लेकर के अब तक की सभ्यता और संस्कृति की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं की और देश की आजादी की अनेक घटनाओं की भूमि उत्तर प्रदेश है। और उस उत्तर प्रदेश में इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के साथ जुड़ने का आप सबको अवसर प्राप्त हुआ है। ये सचमुच आपके जीवन की एक अद्भुत घटना है, उल्लेखनीय घटना है, क्योंकि आपको नजदीक से उत्तर प्रदेश को देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश जो आज विकास के मानक में देश के सामने विकास का एक अग्रणी राज्य बनकर के उभर रहा है, इसके लिए पहली शर्त है विकास के लिए सुशासन की पहली शर्त होती है सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति। अगर उग्रवाद है, आतंकवाद है, उपद्रव है, दंगे फसाद हैं, तो विकास नहीं हो सकता, रोजगार का सृजन नहीं हो सकता, निवेश नहीं हो सकता है, सुशासन नहीं आ सकता है। इसकी पहली शर्त है सुरक्षा और कानून का राज। कानून का हम पालन करें, कानून हमें संरक्षण देगा। और यह सम्मान का भाव जब हमारे मन में आए, एक कानून के प्रति श्रद्धा का यह भाव पैदा करता है हमारा संविधान, जिस संविधान के शिल्पी के रूप में हम सब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को स्मरण करते हैं। और इसीलिए इस पूरी भावना को एकजुट करते हुए कार्य कर रहे हैं, उसका परिणाम हमारे सामने है कि उत्तर प्रदेश आज विकास के पैमाने पर तेजी से आगे उभरती हुई देश के एक अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश का संबंध आपके इन राज्यों से बहुत नजदीक से है। याद करिए, छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है। चित्रकूट वनवास के कालखंड में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का यह जंक्शन है। भगवान राम ने वनवास कालखंड का सर्वाधिक समय यहीं व्यतीत किया था। मां जानकी जनकपुर से है। ये बिहार और नेपाल के बीच में पड़ता है। छत्तीसगढ़ बाबा धाम के लिए जाना जाता है, पवित्र भूमि है, पावन धाम है। उड़ीसा बाबा जगन्नाथ यानी जगन्नाथ भगवान का पावन धाम है, जगन्नाथपुरी है। तो ये सभी एक दूसरे के साथ जोड़ करके उन कार्यक्रमों को हम आगे लेकर के चलते हैं। अपनी परंपरा के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति गौरव की अनुभूति होना, श्रद्धा और सम्मान का भाव होना,
और अपने देश के प्रति पूरी ईमानदारी के साथ निष्ठा का भाव होना, यही हमें आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। और यह उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोगों का एक प्रशिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आपको नजदीक से उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को देखने का अवसर प्राप्त हो रहा होगा। 25 करोड़ की आबादी है, लेकिन कहीं कोई अव्यवस्था नहीं। महाकुंभ के आयोजन में 40 करोड़ लोग आएंगे, सब कुछ काम अपने आप ऑटो मोड पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोग स्वतःस्फूर्त भाव के साथ उस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। जहां एक और भारत आज दुनिया की एक बड़ी ताकत बन रहा है, वहीं देश के सामने चुनौती भी है। याद करिए, पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के अथक प्रयास के परिणाम स्वरूप हम सब आज देश की भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। अगले 3 वर्ष के अंदर भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। पर भारत का 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मतलब हर व्यक्ति की आय में वृद्धि होगी, रोजगार का अधिक से अधिक सृजन होगा, विकास के बड़े बड़े कार्य होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एजुकेशनल के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, निवेश के लिए ये अनेक कार्यक्रम होने जा रहे हैं। और इन कार्यक्रमों को जुड़ने का अवसर युवाओं को प्राप्त होगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि जिन 5 युवाओं ने आज यहां पे इस इंटरेक्शन में भाग लिया और जिस जनजातीय संस्कृति से जुड़ी हुई कला का प्रदर्शन यहां पर किया गया, अपनी परंपरा, अपनी लोक गाथा, अपनी परंपरा को यहां पर कितने शानदार तरीके से प्रस्तुत किया गया। याद रखना, इस संस्कृति को हमें जीवित रखना होगा और इसकी आधार पर, इनकी नींव पर ही हमें विकास के नित नए प्रतिमान को स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने यहां म्यूजियम बना रही है और ये देश का सौभाग्य है कि स्वतंत्र भारत में पहली बार भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर एक जनजातीय महिला राष्ट्रपति के रूप में विराजमान होकर के जनजातीय गौरव और भारत के गौरव को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान दे रही है। उन स्थितियों में आपका उत्तर प्रदेश में आगमन हुआ है। उत्तर प्रदेश का आपका यह आगमन उत्तर प्रदेश को देखने, नजदीक से समझने का एक अवसर भी आपको प्राप्त करेगा, प्रदान करेगा। और मुझे अच्छा लगा कि आपके मन में एक उत्कंठा है देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति। और याद रखना, जीवन में आगे बढ़ने का और स्वयं के उज्जवल भविष्य के लिए और आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए हमारे सामने एक ही मंत्र होना चाहिए, और वह है कि मेरा अपना कुछ भी नहीं, मेरा देश सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। उपासना विधि का अंतर हो सकता है, लेकिन एक धर्म, और वह है राष्ट्र धर्म। राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। उस मामले में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं। और हमारा जनजातीय समुदाय तो हमेशा से, आज से नहीं, प्राचीन काल से ही, भगवान राम के समय से देश के प्रति और धर्म के लिए मजबूती के साथ जुटने वाला योद्धा के रूप में जाना जाता है।
भारत के ज्ञान विज्ञान की पूरी धरोहर अगर आप देखना चाहेंगे, रामायण में देखिए, महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण में दंडकारण्य का जिस प्रकार का वर्णन है, वह वर्णन इस बात को बताता है कि ऋषि मुनियों की साधना की स्थली और दिव्य ज्ञान की भूमि हमारा दंडकारण्य है, जो जनजातीय संस्कृति और सभ्यता से भरी पूरी है। झारखंड और उड़ीसा से लेकर के और सुदूर आपके महाराष्ट्र तक पूरा विस्तृत भूभाग है, जिस भूभाग में इस जनजाति संस्कृति ने भारत की ज्ञान विज्ञान की धरोहर को सजो करके विपरीत परिस्थितियों में उसको आगे बढ़ाने का काम किया, उसका संरक्षण किया, और जब भी राष्ट्र और धर्म के सामने कोई चुनौती आई, उसका डट करके मुकाबला करने के लिए अपने आप को खड़ा किया। याद करिए वहां की सभ्यता और संस्कृति। भगवान राम के वनवास काल में जब उनके सामने चुनौती आई, तो बंदर, भालू, जटायु यही तो सामने आए थे साथ लड़ने के लिए, यही तो आए थे। इन्हीं लोगों ने मिलकर के उस समय धर्म की स्थापना के लिए, देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए भगवान राम की सेना का हिस्सा बनकर के समुद्र में भी 100 योजन का सेतु बंध का निर्माण करने का जो असंभव कार्य था, वह भी संभव कर दिया। ये ताकत इस जनजातीय समुदाय में है, इन युवाओं में ताकत है। और उस ताकत के लिए, यानी जो संभव लगता है लोगों को, याद करिए आज से हजारों वर्ष पहले समुद्र में 100 योजन का पुल बांध दिया, जिससे भगवान राम की सेना इस पार से उस पार पहुंच जाए। ये साधना यही है, इस साधना की सिद्धि वही है। परिणाम आप सबके सामने है, और उसी संस्कार से जुड़ने के लिए आपका लखनऊ आगमन हुआ है, भगवान राम की भूमि पर आगमन हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मुझे सिसोदिया जी की तरफ से एक आमंत्रण मिला, तो मेरे यहां कार्यक्रम लगे हुए थे, लेकिन मैंने कहा भी एक पौन घंटे का एक समय इसी में से निकालो, और यहां पर आप आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर के। मैं इसके लिए नेहरू युवा केंद्र के सभी पदाधिकारियों को जो इस कार्यक्रम के साथ लगे हुए हैं, उनको धन्यवाद देता हूं, और उनसे इस बारे में भी कहूंगा कि इन लोगों को लखनऊ को थोड़ा घुमाइए, विधानसभा घुमाइए, मेट्रो में एक बार इनको लेके जाइए, कोई समस्या होगी आप बताइए, ये लोग थोड़ा देखें विकास कैसे हो रहा, मोदी जी के नेतृत्व में विकास कैसे हो रहा, सड़कें चौड़ी और कैसे होनी चाहिए, स्वच्छता कैसे होनी चाहिए। देखिए आप, स्वच्छता का जीवन में कितना भारी महत्व होता है। याद रखना, अगर हम स्वच्छता पर ध्यान दें, अपने इर्द गिर्द कहीं भी गंदगी नहीं होने देंगे, वृक्षारोपण और प्रकृति के जितने अधिक नजदीक रहेंगे, उतने ही स्वस्थ रहेंगे, बीमारी हमसे दूर भागेगी। और उसके लिए स्वच्छ भारत मिशन प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है। शासन की योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक मिलना चाहिए, यह मोदी जी के प्रयास से संभव हो पाया। टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे होना है, यह मोदी जी के प्रयासों का परिणाम है। और आज आप सब नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से इन बातों को देखेंगे, विकास का क्या मायने होता है। यहां की चौड़ी सड़कें, स्वच्छ सड़कें, मेट्रो, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन कैसे बड़े बड़े होते हैं, मॉल कैसे बड़े बड़े बनते हैं, ये सारी चीजें देखने और विकास की प्रक्रिया के साथ स्वयं को जोड़ने का एक अवसर भी हमें प्राप्त होता है। और प्रकृति के प्रति हमारे मन में क्या भाव होना चाहिए, जनजातीय संस्कृति से ज्यादा कोई इसको समझ नहीं सकता। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब उसके साथ जुड़ेंगे। आप सब यहां पर आए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं।
और नेहरू युवा केंद्र को इस अभियान को पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता से चलाने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।